नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिशन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैसे एलोपैथ और आयुर्वेद में कोई फर्क नहीं है, वो इसलिए क्योंकि दोनों का इस्तेमाल बीमारियों से लड़ने में किया जाता है। कोई एलोपैथ पर विश्वास जताता है, कोई आयुर्वेद पर विश्वास करता है। लेकिन कोरोना काल में एक बार फिर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति आमने सामने आ गई, क्योंकि कोरोना काल में मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर्स ने सलाह दी। अब एलोपैथ को नकारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में, वैज्ञानिक दौर में, कोई मरीज दुरुस्त अपने आप को करना चाहता है तो उससे पहले वो एलोपैथ का सहारा लेता है और उसके बाद कहीं जाकर वो आयुर्वेद को लेकर सोचता है। वैसे भी आयुर्वेद से जुड़ी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल हर कोई अपने जीवन चक्र में कहीं ना कहीं करते रहता है, फिर खाने में मसाले के तौर पर हो या फिर पेय पदार्थों के रूप में। लेकिन इन बातों को जानते हुए भी देश में बहस इस बात पर होने लगी, कोरोना काल में कौन सी पद्धति बेहतर है, एलोपैथी या आयुर्वेदिक। एक बार फिर आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर पवन गुप्ता जी, रिटायर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, अध्यक्ष आरोग्य भारती हरियाणा। नरेंद्र आहूजा विवेक जी, राज्य औषधि नियंत्रक हरियाणा। आप दोनों का स्वागत है। काफी अनुभवी आप लोग हैं और आज के इस दौर में जब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आयुर्वेद कहां पर खड़ा है, एलोपैथ को हम किस तरीके से देखें, क्योंकि एलोपैथ ही एक ऐसा जरिया, जब किसी को छींक भी आती है तो वो दवाई लेने, टैबलेट लेने के लिए या मेडिकल स्टोर पहुंचता है या फिर डॉक्टर के पास पहुंचता है। इन सब के बीच चर्चा की शुरुआत नरेंद्र आहूजा जी आपके जरिए हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझना चाहेंगे इस विवाद को, क्योंकि वर्सेस बनाम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें जानते हैं कि ये ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ पर पहले वैद्य भी हुआ करते थे, हकीम भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो गरुड़ पर उड़ने वाला दौर तो नहीं रहा। आज हम जहाज से उड़ते हैं। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद पंकज जी, आज अवसर देने के लिए कि MS1 के श्रोताओं से हम सीधा संवाद कर सके। और एक बात और, किसी भी विषय को प्रारंभ करने से पूर्व जो आपने उस विषय की दिशा तय कर दी कि हमें विवाद नहीं करना है, बिल्कुल ठीक। मैं अक्सर जब टीवी चैनल्स पर देखता हूँ, कभी टक्कर, कभी महामुकाबला, कहीं जोरदार, कहीं वो एक दूसरे की तरफ मुक्केबाजी करते हुए दस्ताने चलते हुए आते हैं और फिर वर्सेस दिखा करके एक दूसरे की बात को काटने की जो प्रतियोगिता चलती है और एंकराएं उस प्रतियोगिता को बहुत रुचि पूर्वक चलाते हैं, शायद अपनी TRP बढ़ाने के उद्देश्य से। मैं एक बात कह देता हूं कि आपने इसे विवाद न कह करके हमें एक अवसर संवाद का दिया, और संवाद का कोई भी अवसर मैं मान करके चलता हूं और डॉक्टर पंकज जी से भी यही निवेदन करता हूं कि जब हम संवाद करते हैं तभी किसी समस्या का समाधान निकाल पाने में सक्षम हो पाते हैं। और एक ऐसे अवसर पर जब एक वैश्विक महामारी हमारे समक्ष चुनौती बनकर के खड़ी है और उस चुनौती से लड़ने के स्थान पर हम आपस में लड़ने का कार्य यदि करेंगे तो शायद पूरे विश्व में हमें कोई समझदार नहीं कहेगा। एक वाक्य और बोल दूं पंकज जी, आपने एक बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा को प्रारंभ करवाया है और मैं, चाहे वो दृश्य पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे टीवी मीडिया से हो, मैं सभी पत्रकारों को शब्द याज्ञिक कहता हूं। मैं स्वयं प्रतिदिन यज्ञ करता हूं और यज्ञ करते समय डॉक्टर पवन जी, मैं औषधि युक्त सामग्री का प्रयोग करता हूं। और आप एक बात कहें, यदि औषधि युक्त सामग्री के स्थान पर जो वातावरण को शुद्ध करेगी, सैनिटाइज करेगी और कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने में एक पॉजिटिविटी लाने में हमें सक्षम करेगी, उस औषधि युक्त सामग्री के स्थान पर यदि मिर्च डाल दें तो क्या होगा? जो 4 लोग बैठे हैं ना, वो भी उठ करके भाग जाएंगे और हमें खांसी जुकाम प्रारंभ हो जाएगा। देखने वाला कहेगा कि आपको तो ILI के लक्षण है, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन के लक्षण है, तो आप तो जाइए और अपना कोरोना का उपचार करवाइए या कोरोना का टेस्ट करवाइए, RT-PCR करवाएं या रैपिड एंटीजन करवाएं।
तो आपने इस विषय को जो दिशा दी, विवाद नहीं अपितु संवाद, तो मैं कहूंगा कि आप सही मायनों में शब्द याज्ञिक हैं और सकारात्मक शब्दों के साथ आपने जो चर्चा प्रारंभ की है, इससे MS1 के अधिक से अधिक श्रोता और देखने वाले बढ़ेंगे, जुड़ेंगे और इसे देखने का उपक्रम करेंगे। आप संवाद को यदि सदा इसी स्थिति से चलाएंगे तो हमेशा सफल इसी पर रिएक्ट ले लूं डॉक्टर पवन साहब का भी, क्योंकि तस्वीरें तो वो भी देख रहे होंगे और आप जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसे भुलाया भी नहीं जा सकता है। आज बल्कि आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर में हम जहाज से चलते हैं तो हम टेबलेट भी खाते हैं, पैरासीटामोल भी खाते हैं। आप किस तरीके से डॉक्टर पवन गुप्ता देखते हैं? इसे बहस के तौर पर देखते हैं या फिर हमें कुछ और अलग करने की दिशा में काम करना चाहिए? क्योंकि दोनों को हम साथ लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, खासकर भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। मैं दैनिक का बहुत मित्र से आग्रही हूँ कि बोलने का कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात चाहिए कि संवाद पूर्ण होना चाहिए, जिससे बिल्कुल सही रूप से सामने दिया जा सके, ताकि एक सकारात्मक वातावरण देश के अंदर बनाए। जैसे आजकल के दिनों में अलग किस्म की डिबेट चल रही है, उसमें ना विषयों के बातचीत की जाती है, लेकिन आपने जो ये दिशा दी है एक नई सारे को एक उदाहरण रहेगा अभी में। तो आपने थोड़ी देर पहले इतिहास की भी बात की थी, तो मैं अपने स्टडी में इतिहास, मेडिकल साइंस के इतिहास को भी पढ़ने का मुझे मौका मिला हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो इतिहासकार है वो मेडिकल वाला, जब फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अपने देश के अंदर खुला कलकत्ता में, तो उस समय में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के पास सिस्टम वाइज पढ़ाने के लिए बहुत कम सामग्री थी। तो लोगों को आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा था, ये मैं नहीं आ रहा, इसके हॉस्पिटल भी नहीं था, जो मुझे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने को मिला उसके अंदर था। तो जब बीतता गया और एलोपैथिक मेडिसिन की तरक्की की, उसमें चाहे कुछ कहा हो, लेकिन आज की तारीख में हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि उसके अंदर जो चिकित्सा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको मिलजुल के काम करना चाहिए, ताकि देश के अंदर जो ये वातावरण बना है महामारी के समय का, इसको हम ठीक से मिलजुल के लड़ सकें, इसको दूर कर सकें, जन कल्याण इसी में रहे। ठीक ठीक। नरेंद्र आहूजा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक और सवाल लेकर। जो स्थिति आज बनी है, बहस जो आज छिड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि यूं ही नहीं छिड़ी है, इसके पीछे कुछ है और आप काफी अनुभव रखते हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और तो नहीं, ये सिर्फ बहस भर नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आयुर्वेद का इस देश में वजूद था, वो वजूद कैसे क्यों खो गया। आज हम जब हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की संख्या देखते हैं तो एलोपैथ कहाँ पर है, आयुर्वेद कहाँ पर है, सब जानते हैं। और अब पहले का दौर क्या था, आज का दौर क्या है। और खासकर एक सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोरोना जैसी महामारी आती है, भगवान ना करे ऐसी कोई महामारी फिर आए, और ऐसे मौके पर कौन सी दवा बेहतर हो सकती है। हालांकि हम दोनों पर बहस नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को कौन सी दवा पहले लेनी चाहिए, कहाँ पर कैसे देखना चाहिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। अभी समय कदापि विवाद का नहीं है। पंकज जी, हम अक्सर देखते हैं कि घोड़े से जुटा हुआ रथ चलता हुआ, और एक चित्र जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का रहता है तो उसमें घोड़े जुटे रहते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि रथ वही है, घोड़े भी वही हैं जी, लेकिन यदि उन्हें विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ लगा दिया जाए और उस पर फिर चाबुक बरसाते हुए सारथी उस रथ को चलाने का प्रयास करे, तो क्या स्थिति पैदा होगी। क्या वो रथ
खड़ा रह पाएगा या रक्त खंड खंड विखंडित हो जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लें पंकज जी, आज मैं आयुर्वेद बनाम एलोपैथिक की चिकित्सा पद्धति के विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं संवाद में ही रहूंगा। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जी सर, प्लीज। आयुर्वेद वेद मेरे सिर के पीछे आप देख रहे होंगे, मैंने 4 वेद रखे हुए हैं। और जहां तक मैं आयुर्वेद समझता हूं, वेदांत साहित्य कहा जाता है, अर्थात वेदों से निश्चित जो भी विभिन्न विषयों पर, वैज्ञानिक विषयों पर भी अवधारणा हमारी बहुत पुरातन सनातन संस्कृति की है, उन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा मेरी क्या रहती है, आयुर्वेद भी रहती है, धनुर्वेद भी रहती है, आदि आदि। अर्थात मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनी संस्कृति की भांति पुरातन और सनातन विद्या या चिकित्सा पद्धति मानता हूं, और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता आदि आदि जो ग्रंथ हैं जिसमें कि आयुर्वेदिक दवाइयों के समस्त फार्मूले निहित होते हैं, वो आयुर्वेद के ही हैं। आप कहेंगे कि लीजिए, आप तो एलोपैथी के लिए बैठे थे, तारीफ आयुर्वेद की क्यों करने लगे। यहाँ अब मैं अपनी बात भी रखता हूँ। पंकज जी, मेरे दादा, उनका नाम शेर सिंह, मेरे पिता, उनका नाम कहा बहादुर सिंह। लेकिन प्रश्न उठता है कि मैं क्या हूं। इस समय वर्तमान स्थिति में यदि मुझे संघर्ष करना है तो लोग मेरे दादा का या मेरे पिता का इतिहास नहीं पूछेंगे, अपितु ये जानना चाहेंगे कि आपकी योग्यता क्या है। बिल्कुल सर। आयुर्वेद पुरातन सनातन चिकित्सा पद्धति में इनकार नहीं करता हूं, लेकिन क्षमा चाहता हूं डॉक्टर पवन जी आपसे भी और हमारे समस्त आयुर्वेदाचार्यों से भी कि आपने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया और वो योग्यताएं स्वयं में उत्पन्न नहीं की, और मेरे राष्ट्र में, मेरे राष्ट्र की पुरातन सनातन चिकित्सा पद्धति होते हुए भी मुझे मेरे देश के लिए यदि कोई चिकित्सा पद्धति चुननी पड़ी तो वह एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, जो पाश्चात्य जगत से मेरे देश में आई। और आज आपको स्वीकार करना होगा कि मेरे देश के लिए अपरिहार्य बन गई। यहां मैं पंकज जी अपना अंतिम वाक्य कह दूं कि आज मुझे कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में दोनों भी क्यों, इसके अतिरिक्त भी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, आदि आदि, सभी को रथ में एक ही दिशा में खड़े करके इस रथ को चलाना होगा। और इस युद्ध को जो कोरोना महामारी के विरुद्ध है, मुझे लड़ना होगा। डॉक्टर पवन गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये समझने की कोशिश आज कोई करना चाहता है कि आयुर्वेद की स्थिति ऐसी क्यों हुई, अस्पतालों की संख्या सीमित क्यों है, आयुष अस्पताल इतने क्यों नहीं, डॉक्टर इतने क्यों नहीं जितने एलोपैथ में हैं। ये कहां पर दिक्कत हो गई कि अपने विरासत को हम संजो नहीं पाए। धन्यवाद पंकज जी। मैं आरोग्य भारती का कार्यकर्ता हूं और हमारा जो लक्ष्य है आरोग्य भारती का जी, वो ये है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों का सम्मान करते हुए जी, अपने जितने भी चिकित्सक बंधु हैं उन सबसे सहयोग लेते हुए समाज के अंदर स्वास्थ्य का जागरण करना, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हम लोग इसमें करते हैं। और ये जो आपने आयुर्वेद और एलोपैथी की जो बात की है कि आयुर्वेद पीछे रह गया, इसके लिए अगर मैं देश आजाद होने के 1947 के अंदर जाऊं तो आपको ध्यान में सारी आयुर्वेद और एलोपैथी सबको ही ध्यान नहीं आएगा कि जब देश आजाद हुआ तो भारत के जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उस समय के अधिकारी थे, वो सब अंग्रेजों के द्वारा पोषित और शिक्षित थे। उनकी जो सारी मानसिकता थी वो अंग्रेजों वाली मानसिकता थी जी। और जो हमारे राजनीतिक चिंतन था वो भी कोई आयुर्वेद के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखा था। और
उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि आयुर्वेद जो है वो भारतीय संस्कृति का ध्वज वाहक है। भारतीय संस्कृति यानी आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद अभी वेदों की बात चली हुई थी विवेक आहूजा जी से कि अथर्ववेद से आयुर्वेद निकला है। तो ये समझ सकते हैं पवन गुप्ता जी। नरेंद्र आहूजा जी के पास हम चल रहे हैं, ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा। आहूजा सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल तो बस यही है कि आयुर्वेद थोड़ा पीछे रह गया, आज हमको इतनी आसानी से हम उसके बारे में नहीं जानते, युवा पीढ़ी तो कतई नहीं जानती, पुराने लोग तब भी थोड़ा जानते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जब दवाइयों की हमें ज़रूरत पड़ रही है, उसको किस तरीके से देखा जाए? एलोपैथ का पर भरोसा है, आयुर्वेद पर भी भरोसा हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद का इलाज कहा जाता है एक लंबा इलाज होता है और वह एकदम से आपको तुरंत राहत नहीं देता। इन सब के दौर में इलाज बहुत जरूरी हो जाता है सर। देखिए, मैं यहाँ फिर 1+1=11 करूंगा। मैं 1+1=2 भी नहीं करता हूँ, 1+1 मैं 11 करता हूँ। और यदि हम विवाद की स्थिति में पड़ेंगे तो 1/1 शून्य हो जाएंगे, फिर तो हम संघर्ष कर ही नहीं पाएंगे। आयुर्वेद जमा एलोपैथ, मैं ये इस प्रकार से इसको देखता हूँ। किसी भी दवा की परिभाषा में 4 मुख्य स्तंभ रहते हैं। पहला प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। तो जब मैं देखता हूं कि प्रिवेंशन की बात है, तो प्रिवेंशन में मैं पाता हूं कि जो कोरोनिल निकली या अन्य आयुर्वेदिक दवाइयां निकली, और आप भी जिस ओर बार बार इशारा कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक उपचार को लेकर के हम इस कोरोना महामारी के समक्ष घुटने ना टेकें और स्वयं अपने शरीर में इतनी इम्यूनिटी पैदा कर लें, तो साथ ही साथ मैं देखता हूं कि एलोपैथिक में भी विटामिन सी है, जिंक है, अन्य विटामिन हैं, आदि इनका सेवन करने से मैं अपने शरीर को इस प्रकार से रखता हूं कि कोरोना महामारी मेरे शरीर के विरुद्ध आक्रमण करने में सक्षम ना हो सके जी। दूसरा, जब वैक्सीन की बात करता हूं तो वैक्सीन भी मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे पैदा करती है जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां पैदा करती हैं, लेकिन वैक्सीन एलोपैथिक दवा में आती है। तो वो भी एक विकसित हुई, भारतीय वैक्सीन विकसित हुई, और पहली बार ऐसा हुआ किसी वैश्विक महामारी के दौरान हम स्वयं एक राष्ट्र के रूप में अपनी वैक्सीन को विकसित करने में सफल हुए। यहाँ अब मैं आयुर्वेदिक और एलोपैथिक को जोड़ता हूँ पुनः। मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है जिसे हम DCH कहते हैं या DCHC कहते हैं, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर कहते हैं, जहां की नाश्ते के साथ काढ़ा नहीं दिया जाता? क्या एलोपैथिक दवाइयों के साथ आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर प्रतिबंधित हैं? तो उत्तर आता नहीं है। तो हम क्यों नहीं सभी पैथीज को साथ लेकर के, आप देखेंगे कि हरियाणा सरकार ने इस दिशा के अंदर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में इतना अच्छा और मजबूत कदम उठाया है जी। कोरोनिल किट पूरी की पूरी होम आइसोलेशन पेशेंट्स को अन्य दवाइयों के साथ, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ और स्टीम इनहेलर के साथ दी जा रही है। बिल्कुल सर, इसका मतलब थोड़ा वक्त कम है, एक और सवाल का जवाब जल्दी से आपसे चाहूंगा सर, प्लीज 1 मिनट के लिए पंकज जी, कि हम इस विवाद में ना पड़ते हुए सभी पैथियों की अच्छी दवाइयों का एक साथ प्रयोग करते हुए मरीजों को इस महामारी से बचा सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है और ऐसा ही मैं संदेश MS1 के माध्यम से आज देना चाहता हूँ जी। सवाल ये था कि एलोपैथी में लगातार बदलते प्रोटोकॉल पर क्या समझा जाए, इस जो प्रोटोकॉल बदले जाते हैं, नियम कायदे बदले जाते हैं, उसको आपके जरिए समझना चाहते हैं सर, प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि एलोपैथी का प्रोटोकॉल या आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल क्यों बार बार बदल रहा है। अरे मेरा दुश्मन जो कोरोना का वायरस है वह भी तो एक बहरूपिया है। हर 2 महीने के बाद वह बहरूपिया भी तो अब म्यूटेट होकर के नए नए स्ट्रेन पैदा कर रहा है। कभी वो वुहान से जब पैदा हुआ, अब मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर कोई टिप्पणी आधिकारिक रूप से नहीं कर सकता। ये जांच का विषय है कि वह वुहान की वेट मार्केट से निकला या वुहान की वायरोलॉजी लैब से निकला। ये विषय तो WHO का है या जांच एजेंसियों का है जिस पर वो काम कर रही है। लेकिन वुहान से निकलने के बाद यूरोप के रास्ते जब वो अमेरिका में पहुंचा
तो देखिए कितना अपना रूप परिवर्तन कर चुका था। और भारत में आते आते जब दूसरी लहर में आया तो B.1.6.617 वगैरह वगैरह कितना रूप परिवर्तित हो रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि नया एक म्यूटेशन आ गया है। तो जब मेरा दुश्मन निरंतर अपना रूप परिवर्तित कर रहा है तो पंकज जी आप ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उसके विरुद्ध लड़ने के लिए आयुर्वेद या एलोपैथ के प्रोटोकॉल भी निरंतर परिवर्तित नहीं होंगे। मेरा दुश्मन यदि रूप बदलता है तो मुझे दवाइयों का प्रोटोकॉल भी बदलना पड़ता है। जी जी बहुत 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 अच्छा जवाब और बेहतर जवाब आपकी तरफ से मिला। मैं ये चाहता था कि ये सवाल आपसे करूं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र आहूजा विवेक जी, ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा, हमारे साथ जुड़े थे, और डॉक्टर पवन गुप्ता, अध्यक्ष आरोग्य भारती, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।